तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सारणिक चल रहा था, तो सारणिक के 4.4 एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से 8 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछता है। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से समझिएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपके 8 नंबर एकदम फिक्स हो जाए। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सबसे सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस का परिवार बड़ा हो सके और आप कि उस लेवल की तैयारी हम करवाएं जैसे सब पेड कोर्स लेकर आपकी तैयारी करवाते हैं, उस तरह से आपका हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों की हम तैयारी करवाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें देखिए क्या करना है। बताना है कि समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें ये बताना है कि इसका हल संगत होगा कि असंगत हल होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कब संगत हल होता है और कब असंगत हल होता है। अगर आप इसको जान गए तो आप इस तरह से चाहे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि जब भी आप किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिससे आप कहीं किसी बुक का क्वेश्चन हो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कब संगत होगा और कब असंगत हल होगा। तो देखिए, यहीं पे हम बगल समझ लेते हैं। संगत हल, तो देखिए संगत हल तभी होता है जब समीकरण जो दिया होता है उसका हल आप निकाल सकते हो। तो यहां पे क्या होगा कि जब समीकरण के हल ज्ञात किए जा सकते हैं तब हल कैसा होगा? संगत होगा। तो जब समीकरण के हल ज्ञात किए जा सकते हैं तब हल कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो जो भी यहां पे आपको समीकरण दिए हैं इनको आपको क्या लिखना है? मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। अब अगर मैट्रिक्स जो है ए अगर है तो वो डज नॉट इक्वल 0 होगा, डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तब हल कैसे होंगे? संगत होंगे। इतनी बात आपको समझना है। असंगत हल ये कब होगा? जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब कैसा कहलाता है? असंगत हल होता है। कोई हल तब होता है जब डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाएगा, तब आपका क्या कहलाता है? उसका कोई भी हल नहीं निकल सकता है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दो समीकरण दिए हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण निकाय को। हम इस समीकरण को किस तरह लिख सकते हैं? ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो अब हमको ये समझना है कि a यहां पे क्या है, x यहां पे क्या है और यहां पर b क्या है। तो देखिए a क्या आपका होता है?
तो जो ए आपका होगा यक्स के गुणांक और यहाँ पे वाई के गुणांक। तो यक्स का गुणांक है 1, यहाँ है 2 और वाई का गुणांक यहाँ पे है 2, यहाँ पे वाई का गुणांक है 3। ये आपका ए की वैल्यू हो गई, यही आपका मैट्रिक्स बनता है। अब बी देखिए, बी क्या होता है आपका, तो बी आपका यहां जो संख्याएं होती हैं इक्वल के बाद वो होती है बी की वैल्यू, और यक्स देखिए क्या होता है, जो यहां पे चर यूज होता है वही एक्स की वैल्यू होती है। यहां चर आपका क्या यूज हुआ है, यक्स और वाई यूज हुआ है, तो यक्स और वाई किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू यहां पे होगी। ये आप यहां समझ गए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और यक्स क्या होता है। ये एक क्वेश्चन में समझे, यही सभी क्वेश्चन में होगा। अब चेक करना है कि ये हल संगत होगा कि असंगत होगा। तो देखिए अभी आपको बताए कि हल अगर संगत होगा तो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 होगा, और अगर हल असंगत होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना 2/2 का बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3 और 2 दूना 4। तो यहां कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहां -1 आ गया। अब हम यहां लिखेंगे क्या, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 जो कि डज नॉट इक्वल 0 है, अतः समीकरण निकाय का असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो अब देखिए 6 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम पूरा सॉल्व करवाएंगे, आपका भी टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आइए हम अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे जो 7 से लेकर ये 14 तक हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या करना है, प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है आपको क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण निकाय को ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। तो लिख सकते हैं जहां आपको देखिए a की वैल्यू क्या होगी पता है, यक्स का यहाँ पे गुणांक 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे वाई गुणांक 2, वहां पे 3। उसके बाद यक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ यक्स, यहाँ वाई, और बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो अचर संख्या है 4 और 5 यहाँ पे होगी। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इनवर्स। इनवर्स निकलेगा इसका कि इनवर्स नहीं निकलेगा इसका। तो देखिए तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ
चूंकि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल 0, अतः इसका व्युत्क्रम विद्यमान है। तो अगर ये 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब व्युत्क्रम विद्यमान है, अतः इसका व्युत्क्रम आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसका हम व्युत्क्रम यहाँ पे निकालते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं क्या निकालना होता है। तो देखिए निकाल लेते हैं सहखंडज। आव्यूह का सहखंडज सबसे पहले निकाल लेते हैं। सहखंडज, तो आव्यूह का सहखंडज इसका आप निकाल लीजिए। तो A11, तो दोनों जोड़ने पे सम आ रहा है, यानी प्लस क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए ये कटा और ये कटा, आया क्या 3। फिर A12 विषम आ रहा है तो माइनस, ये वाला, तो ये कटा और ये कटा, आया कितना -7। फिर A21 जोड़ने विषम आ रहा है तो माइनस आएगा, ये वाला, ये कटा और ये कटा, आया कितना 2। A22 2 2 4 यानी सम आ रहा है, यानी कि प्लस आएगा, ये कटा और ये कटा, आया कितना 5। तो यहां पे सहखंडज आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है, निकाल चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 3 7 -7 -2 5। और इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ में, और स्तंभ क्या बदल जाएगी, पंक्ति में। ये आ गया। तो जब एडजॉइंट निकल गया तो इसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला पढ़े हो, 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आई हुई है, और एडजॉइंट यहाँ पे आप रख दीजिए 3 -2 -7 और 5। तो आप देख ही रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। यानी कि ए इनवर्स यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3 -2 -7 और 5। तो जब ए इनवर्स निकल गया तो यहां तक तो आप पहले सीख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम ऊपर क्या पढ़े थे, ax बराबर b पढ़े थे। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर a इनवर्स, और यहां पे क्या आ गया, b आ गया। और a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पीछे निकाल चुके हैं। तो देखिए 3 -2 उसके बाद -7 5 -7 और 5, और b की वैल्यू भी हम यहाँ निकाले हुए हैं 4 और 5। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई भी करना हम सीख चुके हैं। और एक बात और यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू भी हम निकाले थे, क्या आई थी, x और y आई थी। इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो गुणा आप कर लीजिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो 4 तिहाई हो गया 12, 5 दूना हो गया 10। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरा स्तंभ तो है नहीं, तो यही आ गया यहाँ पे। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो ये 7 चौक 28 हो गया, और 55 25 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गया। ये x और y, इसको जोड़ लीजिए, इसको घटाएंगे तो 2, और इसको भी घटाएंगे तो -3 आएगा।
अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो मैट्रिक्स आपका बन गया और समान ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, तब हम क्या करते हैं, संगत अवयव की तुलना कर लेते हैं। संगत अवयव की तुलना करने पर, तो संगत अवयव की यहां पे हम तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 2 और y की वैल्यू कितना मिल जाएगी -3। तो यही आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। तो यहां पे जो दिए गए हैं समीकरण वहां पे रख के आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो 5x 2y 5x 2y है 4 रख लीजिए। देखिए 10 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया। तो देख रहे हैं कि 4 बराबर 4 आ रहा है, अतः जो हमारा आंसर है वो सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे जो 7 से 14 तक का आपका क्वेश्चन है, तो वो 7 से लेकर 10 तक में आप देख रहे हैं कि सिर्फ x और y है। तो जो आपको 7 वाला बताए उसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन आपके लगेंगे। और 11 से लेकर 14 तक ये एक जैसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें x y z 3 वैल्यूज आ गई, उनको आपको निकालना है। तो यही क्वेश्चन जो आपका है वो 8 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए हम इनमें से एक क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करवाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13, सब एक जैसे ही लगेंगे। तो सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया हुआ है, उसको हम पहले a की, b की और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, जहां a की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, समझिएगा ध्यान से। x के गुणांक जो हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। फिर y के गुणांक 3 हैं, फिर -2 हैं, फिर -1 है। फिर z के गुणांक 3 हैं, 1 है और -2 है। उसके बाद x का क्या है, क्योंकि x जो होता है वो चर को व्यक्त करता है, तो यहाँ पे क्या है, x है, y है और z है। और b, तो b की वैल्यू जो अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या इक्वल के बाद जो लिखे होते हैं, वो b की वैल्यू होती है 5 हो गया, -4 हो गया और 3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। हम पहली पंक्ति के अंदिश विस्तार कर देते हैं। तो ये कटा और ये कटा, 2 दूना हो गया 4, +4 और 1 1 कम 1 +1 हो गया। इसका साइन होता है माइनस, ये कट गया। देखिए ये कटा और ये कटा, ये और ये, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 हो गया। फिर इसका साइन होता है +3, ये कट गया और ये कट गया, 1 1 कम 1 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। 2 4 1 5, 3 2 5, और ये यहाँ पे जोड़ लिए, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 15 15 30 हो गया। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितना आ गई, 40। तो अगर 40 आ गई तो 0 तो आया नहीं, तो हमको पता है कि अगर 0 नहीं आता तब उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे क्या, डिटर्मिनेंट = 40 डज नॉट इक्वल 0
ऐसे भी कह सकते हो कि डज नॉट इक्वल 0, आप व्यू ए व्युत्क्रमणीय, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः इसका व्युत्क्रम, अतः इसका व्युत्क्रम विद्यमान है, विद्यमान है। तो यहां से हम पता कर लिए कि इसका इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकलेगा तो अब हम इसका सहखंडक निकाल लेते हैं। तो आव्यूह ए के सहखंडज हम निकाल लेते हैं, सहखंडज। तो आव्यूह ए के सहखंडज आप निकालिए, ये वाला है। तो सबसे पहले ए और सबको पता है कि जोड़ने पे अगर सम आता है, ये दोनों पंक्ति और स्तंभ जोड़ने पे सम आता है तो चिन्ह प्लस, विषम आता है तो माइनस। तो अगर हम ना भी बोले बार बार तब भी आप समझ लिया करिए। तो देखिए, तो ये यहां पे ये कटा, देख सकते हैं, ये कटा और ये कटा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1 एक कम 1। तो ये कितना आ गया आपका A11 कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद अब हम निकालते हैं A12, इसका चिन्ह हो गया माइनस। तो ये वाला, तो ये कट गया और ये कट गया, तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो ये आ गया। तो ये कितना आ गया 3 2 5 माइनस 5, यानी क्या हो गया प्लस 5 हो गया। A22 नहीं, A13 यहाँ पे निकलेगा भाई, A13 ये वाला, ये कट गया और ये कट गया, 1 एक कम 1 और 3 दूना 6, माइनस 1 प्लस 6 हो गया। तो माइनस 1 प्लस 6 हो गया। इसको घटाएंगे तो 5, बाहर माइनस है, तो माइनस 5, ये निकल आया। अब हम निकालते हैं A21, तो साइन हो गया माइनस, ये वाला, तो ये कटा और ये कटा, तो 3 दूना 6, तो माइनस 6 और प्लस 3, माइनस 6 और प्लस 3, तो घटाएंगे तो माइनस 3 और ये माइनस हो गया प्लस 3। A21 यहाँ पे हमको मिल गया। अब हम निकालते हैं A22, तो चिन्ह तो प्लस आएगा, ये वाला, तो ये कटा और ये, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, माइनस 4 और फिर से देख लेते हैं एक बार, ये था और ये कटा, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो A22 यहाँ पे जो आ गया माइनस 13 आ गया। फिर A23, इसका चिन्ह तो माइनस हो गया, ये वाला, तो ये कटा और ये कटा, तो 2 एक कम 2 और 3 त्रिका 9, तो माइनस 2 और माइनस 9, ये 9 2 11, तो प्लस 11। अब A31, तो देखिए ये वाला, ये कट गया और ये कट गया, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, ये कटा है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, प्लस 6 हुआ है, ये हो गया 9। A32, यानी ये वाला, तो ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, तो A32 जो आपका आ गया -1 आ गया। अब A33, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्योंकि माइनस है बाहर, ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। बाकी सब में तो माइनस लगा हुआ है, ये बातें आपको जरूर ध्यान रखना है। ये कट गया और ये कट गया, 2 दूना 4 और 3 एक कम 3,
-4 और -3, तो A33 बराबर हो गया -7। यहाँ पे जो सहखंडज थे उनको हम निकाल लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं अब आगे। तो यहाँ भाई 1 1 ये प्लस ही है, ये हो गया। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एडज्वाइंट ए निकाल लेते हैं। तो देखिए एडज्वाइंट ए कैसे निकलेगा। तो एडज्वाइंट ए जो आपका होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम लिख लेते हैं आब्दू के रूप में। तो ये हो गया 5 -13 11 9 1 और -7। इसका क्या निकलेगा, ट्रांसपोज निकलेगा, यानी कि परिवर्त निकलेगा। ये 5 5 5, ये 5 -13 11 9 1 -7। तो ये आपका क्या निकल गया, एडज्वाइंट ए निकल गया। A21 यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे है। एक बार चेक कर लेते हैं। A21 ये वाला और ये घटा, 3 दूना 6 +3, ये 3 -13, ये 3 है आपका, और ये 3, ये 5 5, उसके बाद 3, ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे हो गया 40, और एडज्वाइंट ए कितना है, 5 है, 5 है, 3 है, 9 है, 5 है, -13 है, 1 है, 5 11 -7 है। अब यहाँ पे ये तो आपका क्या निकला, A इनवर्स। अब हमको पता है, क्या पता है, AB बराबर x होता है, AX बराबर B होता है, तो AX बराबर B होता है। तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकालें तो A इनवर्स B होता है, और x की वैल्यू क्या है, x y और z है, और A इनवर्स की वैल्यू ये निकली है, ये वाली 1/40 तो इधर ही है। यहाँ पे है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 है। और इसी में B की वैल्यू, तो B की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या था, 4 5 -4 3, 5 -4 और 3 यहाँ पे आ गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके हैं। तो अब आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वहां आया हुआ था इसको यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, देखिए तो 1/40 जो है इसको अभी आप ऐसे रखिए। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करिए। तो 55 25 3 चौक 12 9 तिरिक 27। दूसरा स्तंभ तो है नहीं तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो फिर से करिए। 55 25 13 चौका 52 3 एकम 3। फिर दूसरा और तीसरा स्तंभ नहीं है तो उसमें कुछ होगा नहीं, तो फिर से करिए तीसरी पंक्ति का। तो 55 25 और 11 चौक 44 और 7 तिरिक हो गया 21। तो देखिए 55 25 11 चौक 44 7 तिरिक 21, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। 1/40 तो बाहर ही है अभी। अब इसको जोड़ लीजिए। तो इसमें से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 इसमें से घटा दीजिए तो 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसको आप
कर लीजिए। तो ये हो गया 55 और 55 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65, और 65 में से आपको क्या घटाना है, 25 घटाना है, ये हो जाएगा -40। अब देखिए कितना आसान ये आ गया यहाँ पे। अब 40 का सब में भाग करेंगे तो भाग आसानी से जा रहा है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसकी तुलना कर सकते हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x के बराबर 1 मिलेगा, y के बराबर 2 मिलेगा और z के बराबर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप के, यानी जिसमें x y z के मान बताने थे, उसमें हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग इसी तरह से उनको सबको सॉल्व करिए। तो आज से यहाँ पे जो आपका सारणिक था वो समाप्त हुआ। अब हम अगली क्लास में आपकी अवकलनीयता और सांतत्य, इन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे।